नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो है सबसे पहले आपको वीडियो की अप्रोच हो सके, नोटिफिकेशन मिल सके। कुछ लोगों की प्रॉब्लम नोटिफिकेशन नहीं मिलने की, तो अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन जो सिस्टम है उसको ऑन करिए, वो सम टाइम बाय डिफॉल्ट ऑफ हो जाता है, उसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता किसी भी वीडियो का। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर दीजिए और ताकि जो एक बेहतरीन क्लास की हम यहाँ पे शुरुआत कर सके, एक बेहतरीन जो है थॉट के साथ में बेहतरीन एमसीक्यू सेशन यहाँ पे रहेगा। और आज की इस वीडियो कड़ी का सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के लिए ये रहा। डिजॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली टू द पेशेंट एज ड्रग एक्ट 2। एक मरीज है जिसको इंट्रावीनसली आपने एक दवाई दी और दवाई का बहुत सुंदर नाम है डिजॉक्सिन। आपने एक दवाई दी और एक सुंदर नाम वाली ये दवाई है जिसका नाम है डिजॉक्सिन, उसको आपने एडमिनिस्टर किया आईवी इंट्रावीनसली। और ये क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो ड्रग है ये कैसे काम करती है ना, एक्ट कैसे करती है। फर्स्ट है, ये डायलेट करती है कोरोनरी आर्टरी को। कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है। ये कह रहा है ये दवाई कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करती है। दूसरा, ये दवाई इंक्रीज करती है मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी को, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, मायोकार्डियम का कॉन्ट्रेक्शन कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाती है। तीसरा, ये दवाई डिक्रीज करती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू द हार्ट, हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को डिक्रीज करने का काम करती है। और लास्ट है डिक्रीज कार्डियक डिसरिथमियाज। वेरी गुड, बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट अप्रोच किया है, बहुत ही शानदार। सो बिल्कुल जो डिजॉक्सिन दवाई होती है वो उसका बेसिक फंक्शन यही है कि ये दवाई हम हार्ट फेलियर के मरीज को देते हैं। डिजॉक्सिन दवाई जो है वो हार्ट फेलियर के अंदर दी जाती है। और ये दवाई जो होती है, इस दवाई का काम क्या है, ये दवाई जो है मायोकार्डियम के कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ावा देती है। मायोकार्डियम की मसल जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करती है डिजॉक्सिन। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीन एक्शन होते हैं इसके, पॉजिटिव आइनोट्रोप, नेगेटिव कॉर्नोट्रोप और नेगेटिव ड्रोमोट्रोप। ये दवाई कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है इस दवाई का। ये दवाई हार्ट रेट जो होती है उसको कम करती है, ब्रेडिकार्डिया करती है, इसका नेगेटिव कॉर्नोट्रोप इफेक्ट है। और ये दवाई जो होती है वो कार्डियक वेलोसिटी को डिक्रीज करती है, ये इसका नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट है। तो ये दवाई एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट वाली होती है और मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी को बढ़ा के कार्डिक आउटपुट को अच्छा करती है, जिससे हार्ट फेलियर के सिम्टम जो है वो रिवर्ट होते हैं। और अच्छे कार्डिक आउटपुट की वजह से मरीज जो है उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो पाता है। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इट इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। बहुत अच्छे, वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। डिजॉक्सिन दवाई बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है और इसका फंक्शन इस क्वेश्चन में पूछा है, जवाब होना चाहिए मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करती है ये दवाई। क्वेश्चन, एक नर्स है जो इंस्ट्रक्ट कर रही है एक पेशेंट को, ही इज रिसीविंग डिजॉक्सिन, जो डिजॉक्सिन रिसीव कर रहा है, टू रिपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट। एक मरीज है जिसको डिजॉक्सिन दवाई मिल रही है, उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है, तो क्या साइड इफेक्ट डेवलप हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है रिंगिंग इन द ईयर, सेकंड है लॉस ऑफ एपेटाइट, थर्ड है साइन ऑफ ब्रूइजिंग, फोर्थ है सेंसिटिविटी टू सनलाइट। तो एक मरीज है जिसको डिजॉक्सिन मिल रही है और उसका साइड इफेक्ट यहाँ पे पूछा है। देखिएगा, जब मरीज को डिजॉक्सिन दवाई मिलने लगती है, मरीज डिजॉक्सिन रिसीव करता है, उसको डिजिटलाइज कहते हैं, है ना। एक तो डिजिटलाइज होता है, आपके मोबाइल एंड्रॉइड फोन है उसमें 3G 4G 5G डाटा है, ये डिजिटल इंडिया है। लेकिन ये डिजिटलाइज का मतलब है डिजॉक्सिन जो ले रहा है। और जब मरीज डिजिटलाइज हो जाता है तो उसमें सबसे पहले जो डिजॉक्सिन के कॉमन साइड इफेक्ट है वो जीआई साइड इफेक्ट है। और जीआई साइड इफेक्ट के अंदर मरीज जो है उसमें लॉस ऑफ एपोटाइट, जिसको एनोरेक्सिया के नाम से जानते हैं, ये सबसे पहला साइन है। और उसके साथ ही नोजिया एंड वोमिटिंग उसमें देखने को मिलता है। तो सबसे अर्ली साइन जो डिजॉक्सिन के होते हैं डिजिटलाइज होने के साइड इफेक्ट के रूप में अकर होते हैं, वो है लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया एंड वोमिटिंग। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम पीपल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। यहाँ भी करेक्ट आंसर बी है,
लॉस ऑफ एपेटाइट जो है वो फर्स्ट रिपोर्ट होने वाला साइड इफेक्ट है, डिजॉक्सिन की वजह से ये होता है। साइन ऑफ ब्रूजिंग जो है वो जो है ज्यादातर ओल्ड एज के अंदर या जो है किसी इंजुरी की वजह से होते हैं। लाइट से सेंसिटिविटी जो है, बहुत सारी ड्रग्स रहती है जिसमें लाइनेजोलिड एक दवाई जो राइट से सेंसिटिव होती है। और रिंगिंग इन द ईयर जो होता है वो एस्प्रिन और फ्रूसेमाइड, एस्प्रिन एक एनाल्जेसिक है, फ्रूसेमाइड एक डाययूरेटिक है, उन दवाइयों की वजह से टिनाइटस होता है। तो ये साइन डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी से संबंधित नहीं है। डिजॉक्सिन का टॉक्सिसिटी का साइन है जीआई, और ये है एनोरेक्सिया, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ए पेशेंट अंडरगोज ए सर्जिकल प्रोसीजर that require the use of general anesthesia. The use of general anesthesia, following general anesthesia, the patient is most at risk. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पेशेंट है जिसमें एक सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, और उस सर्जिकल प्रोसीजर के कारण उस मरीज को जनरल एनेस्थीसिया लगाया गया था पहले। तो अंडर जीए जो है उस मरीज का सर्जिकल प्रोसीजर हुआ। इस जनरल एनेस्थीसिया की वजह से मरीज किस चीज की रिस्क पे? ऑप्शन है एटिलैक्टोसिस, एनीमिया, डिहाइड्रेशन और पेरिफेरल एडिमा। चार ऑप्शन, जनरल एनेस्थीसिया, कॉमन, रिस्क क्या है इसके साथ में? क्या बात है यार, मतलब आप लोगों ने जो है बहुत अच्छे से तैयारी को शुरू कर दिया है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस अब सातवें आसमान पे है। मतलब क्या खटा खटा से जवाब आ रहे हैं, और बिल्कुल करेक्ट। तीसरा जवाब भी आपका करेक्ट है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एटिलैक्टोसिस। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एटिलैक्टोसिस जो है वो अकर होता है पोस्ट ऑपरेटिवली, जिन मरीजों में मूवमेंट या कोई कॉफ या ब्रीदिंग डीपली मरीज नहीं कर पाता है ना। पोस्ट ऑपरेटिवली जनरल एनेस्थीसिया के कारण मरीज मूव नहीं कर पाता है, या मरीज खांसी नहीं कर पाता है, या मरीज ब्रीदिंग नहीं कर पाता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नहीं कर पाता है। तो अगर ये नहीं करेगा तो उस मरीज में लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, और मरीज जो है वो एटिलैक्टोसिस हो जाता है। तो एक अच्छी नर्सिंग केयर देके, गुड नर्सिंग केयर के द्वारा हम उस मरीज का एटिलैक्टोसिस वाला कॉम्प्लिकेशन अवॉइड कर सकते हैं। एनीमिया जो दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है जो किसी मरीज के अंदर पोस्ट ऑपरेटिवली हो। ये तब तक नहीं होता जब तक मरीज के अंदर कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर ब्लड लॉस नहीं होता है। इसके अलावा जो है डिहाइड्रेशन जो होता है, ये फ्लूइड शिफ्ट की वजह से होता है ज्यादातर पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में। और पेरिफेरल एडिमा जो होता है, ये जो मरीज है इससे ज्यादा मतलब, हालांकि पेरिफेरल एडिमा हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव, लेकिन इससे ज्यादा रिस्क होती है उसको एटिलैक्टोसिस की। और एक और तरीके से सोचे तो चारों कॉम्प्लिकेशन में जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो एटिलैक्टोसिस है। और एटिलैक्टोसिस रेस्पिरेटरी है, तो ये मरीज के लिए ज्यादा डेंजरस भी है और कॉमनली भी है। और सांस है तो आस है, ये फंडा याद रखना आपको। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में भी जवाब कौन सा बनता है? ए। मैक्सिमम पीपल ने बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया और सही जवाब दिया है। प्राउड ऑफ यू, एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड। रियली इस तरीके के आपके जवाब देख के मन में बहुत ज्यादा खुशी होती है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। वेरी गुड। द सिम्टम मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन सवाल ने क्या पूछा है कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के साथ में एसोसिएटेड सिम्टम कौन सा है। ध्यान रखिएगा, हार्ट फेलियर कौन सा है? लेफ्ट साइडेड। दो तरीके का हार्ट फेलियर होते हैं। ये हार्ट है, हार्ट का है ना राइट साइड भी फेल हो सकता है, और हार्ट का लेफ्ट साइड भी फेल हो सकता है। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड हार्ट है ना, दो तरीके का हार्ट है। तो हार्ट का अगर राइट साइड फेल होती है, जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, ये साइड अगर हार्ट की फेल होती है, तो ये बॉडी से जो ब्लड आता है उस ब्लड को पंप करता है लंग्स को। अगर ये साइड फेल हो जाती है तो बॉडी से ब्लड आएगा ही नहीं। इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेके आती है, सुपीरियर वेना केवा लेके आती है, तो वो ब्लड हार्ट में आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हार्ट फेल है, पहले से भरा हुआ है, ये ब्लड पंप ही नहीं कर रहा है। तो जब राइट साइडेड फेलियर होता है तो सिस्टमिक साइन आते हैं कि मरीज जो है उसकी किडनी को ब्लड ज्यादा जाएगा तो पॉलीयूरिया होगा, मरीज के लीवर में ब्लड ज्यादा जाएगा, हिपेटिक फेलियर हो सकता है, मरीज की बॉडी में एडिमा होएगा। तो ये जो सिम्टम दिए हुए हैं बी, सी और डी, ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम है। सवाल ने हमें राइट साइड का नहीं पूछा, हमें क्या पूछा? लेफ्ट साइड। अब अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेल होगा तो ये जो प्योर ब्लड है ये बॉडी को पंप नहीं हो पाएगा। जब ये बॉडी को पंप नहीं होएगा तो जो लंग्स से आती है पल्मोनरी वैन, जो ब्लड लेके आती है, वो ब्लड खाली नहीं कर पाएगी इधर, तो भरी रहेगी। तो कंजेशन कहां बढ़ेगा? फेफड़े के अंदर। जब लंग्स के अंदर कंजेशन बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी, तो मरीज को सांस लेने में दिक्कत होगी। इसको एसओबी बोलते हैं शॉर्ट में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये देखने को मिलेगा।
उस मरीज है जिसमें लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, FOB, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन है साइन एंड सिम्टम ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। आई थिंक आप बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हो। सवाल ने आपको क्या पूछा है कि कार्डियोजेनिक शॉक के साइन एंड सिम्टम बताओ। द शॉक दैट इज रिलेटेड टू द हार्ट, कार्डियोजेनिक, ओलिगुरिया, ब्रेडिकार्डिया, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और फीवर। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। कार्डियोजेनिक शॉक, देयर इज 4 to 5 टाइप ऑफ शॉक। वन इज न्यूरोजेनिक, वन इज कार्डियोजेनिक, वन इज हाइपोवोल्यूमिक, वन इज एनाफाइलेटिक। यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक जो है वो कार्डियक से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। हार्ट जब ब्लड पंप करने में फेल हो जाता है तो उसकी वजह से होने वाला शॉक कार्डियोजेनिक शॉक होता है। जब हार्ट ब्लड पंप ही नहीं करेगा तो हार्ट को ज्यादा स्पीड में हो जाता है वो, तो कार्डियोजेनिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, टेकिकार्डिया होता है। जब हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता और तेज पंप करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता है तो कार्डियक आउटपुट कम होता है, तो ब्लड प्रेशर एलिवेटेड होने की जगह डिक्रीज होता है, इसलिए ये भी खोटा जवाब है। और फीवर शॉक में नहीं होता है, शॉक में स्किल कूल और काम ही होती है, टेम्परेचर कम हो जाता है ज्यादा होने की जगह, हाइपोथर्मिक कंडीशन रहती है। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। डेफिनेटली बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ओलिगोयूरिया। ए करेक्ट आंसर है। कार्डियोजेनिक शॉक का मेन साइन एंड सिम्टम है ओलिगोयूरिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, अच्छे से लोगों ने जवाब दिया है। गुड गुड। नेक्स्ट देखिएगा, the nurse is administering preoperative medication to a patient going to the operating room for an aortobiofemoral bypass. After administering preoperative medication to the patient, the nurse should. सवाल ने क्या पूछा है, एक नर्स है जो एडमिनिस्टर कर रही है प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन एक पेशेंट को जो कि ऑपरेटिंग रूम के अंदर जा रहा है और ऑपरेशन होना है एओर्टो बाइफीमोरल बाईपास। ये प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के बाद में नर्स क्या करेगी? प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद में नर्स क्या करेगी? फर्स्ट है अलाउ हिम टू वॉक टू द बाथरूम अनअसिस्टेंट, बिना असिस्टेंट किए हुए बाथरूम भेज देगी। सेकंड है प्लेस द बेड इन लो पोजीशन विद द साइड रेल अप, बेड को लो पोजीशन में रख के साइड रेल को अप कर देगी। टेल हिम दैट ही विल बी asleep बिफोर द ही लीव्स फॉर सर्जरी, सर्जरी में जाने से पहले वो सो सकता है ऐसा मरीज को बोलेंगे। और लास्ट है टेक इज वाइटल साइन, तुरंत वाइटल साइन लेंगे। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन दिया है, एओर्टो बाइफीमोरल बाईपास ऑपरेशन होना है, दवाई एडमिनिस्ट्रेशन करते ही क्या मरीज को इंस्ट्रक्ट दिया जाएगा? फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। बाथरूम बिना असिस्ट किए भेज देंगे, लो पोजीशन में रखे साइड रेल अप करेंगे, सोने के लिए कहेंगे, या तुरंत वाइटल साइन चेक करेंगे? फटाफट से जवाब लिखिएगा। ये डी जवाब, तुरंत वाइटल साइन लेंगे, ये जवाब बिल्कुल खोटा है, तो ना दे, डी खोटा है। वाइटल साइन प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन देने से पहले ही ले लेते हैं, बाद में नहीं, बिफोर, बिफोर गिविंग मेडिकेशन, दवाई देने से पहले प्री ऑपरेटिव वाइटल साइन वहां पे चेक कर लेते हैं, तो ये खोटा जवाब है। बिना असिस्ट किए मरीज को बाथरूम नहीं भेजना होता है, आपने मेडिकेशन दी है, अनअसिस्टेंट तरीके से अगर आप बाथरूम भेज देंगे तो मरीज के गिरने की संभावना है, और दवाई देते ही मरीज सो नहीं जाता है, या सोएगा नहीं, हालांकि मरीज उसकी वजह से ड्राउजी रह सकता है पर तो ए, सी और डी खोटे जवाब है। डेफिनेटली बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन जब देते हैं तो मरीज का बेड जो होता है वो लो पोजीशन के अंदर रखते हैं और साइड रेल जो होती है उसको रेज कर देते हैं। लो पोजीशन में बेड को रखे साइड रेल को क्या कर देते हैं? अप कर देते हैं। और ये सब करने से मरीज को इंजरी की रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाती है और मेडिकेशन के साइड इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज होते हैं। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर बी है, टू प्रिवेंट इंजुरी लो पोजीशन में बेड रखे साइड रेल्स को क्या कर दो? अप कर दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्री ऑपरेटिव शॉक, सॉरी पोस्ट ऑपरेटिव शॉक आर मॉनिटर्ड बाय नर्स बाय ऑब्जर्विंग द, एक मरीज है जो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के अंदर है और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में अगर मरीज शॉक में जा रहा है तो उसका अर्लीस्ट साइन यहाँ पे पूछा है, अर्लीस्ट साइन पोस्ट ऑपरेटिव शॉक का मॉनिटर करेंगे, क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे? पहला है आप पल्स रेट ऑब्जर्व करेंगे, सेकंड है आप पल्स प्रेशर ऑब्जर्व करेंगे, थर्ड है आप बॉडी का टेम्परेचर ऑब्जर्व करेंगे, फोर्थ है आप यूरिन आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे। मरीज का ऑपरेशन होके आया है, मरीज पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन है और मरीज शॉक में है, इसका सबसे अर्लीस्ट साइन क्या रहेगा?
क्या चीज ऑब्जर्व करके आप पता लगा देंगे कि मरीज पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में जो है वो शॉक में चला गया है? पल्स रेट, पल्स प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर और यूरिन आउटपुट। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डी तो खोटा है सर, यूरिन आउटपुट खोटा जवाब है। यूरिन आउटपुट नहीं है। अर्लीस्ट साइन हमेशा, वेरी गुड, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, पल्स रेट अर्लीस्ट साइन। और क्या देखने को मिलेगा? टेकी। शॉक के अंदर क्या होता है? टेकीकार्डिया के साथ में हाइपोटेंशन, एक्सेप्ट न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक को छोड़ के बाकी सब शॉक के अंदर टेकीकार्डिया के साथ में क्या होता है? हाइपोटेंशन होता है। तो सबसे पहला अर्लीस्ट असेसमेंट हमेशा टेकीकार्डिया। अगर किसी मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में टेकीकार्डिया हो रहा है, उसमें फ्लूइड की डेफिशिएंसी है 100%, तो फ्लूइड डेफिशिएंट को इंडिकेट करता है। टेकीकार्डिया अर्लीस्ट साइन है पोस्ट ऑपरेटिव शॉक वाली कंडीशन में, तो तुरंत मरीज का पल्स रेट या हार्ट रेट ऑब्जर्व करो। और अगर वो हार्ट रेट या पल्स रेट ज्यादा हो गया है, मरीज टेकीकार्डिया में है, तो डेफिनेटली ये कंडीशन जो है उस मरीज में शॉक वाली कंडीशन बन रही है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। वार्म ड्राई पिंक स्किन इज सीन इन, एक मरीज है जिसमें स्किन वार्म हो गई है, ड्राई हो गई है, पिंक हो गई है। कौन सा तरीके का शॉक है? स्किन वार्म है, ड्राई है और पिंक है। देखिएगा, ज्यादातर शॉक वाली कंडीशन में अभी हमने बताया कि हाइपोटेंशन के साथ में टेकीकार्डिया होता है। शॉक जब भी होता है तो क्या होता है? टेकी होता है और हाइपोटेंशन होता है। और उसकी वजह से स्किन जो होती है वो कूल काम ही हो जाती है। स्किन कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, कामी स्किन हो जाती है। तो स्किन कूल और कामी होती है। स्किन जो है वो कूल, ठंडी, कामी, और उसमें स्वेटिंग होगी, पसीना होएगा। तो अगर वो हाइपोवोलेमिक शॉक है, अगर वो कार्डियोजेनिक शॉक है, अगर वो एनाफाइलेटिक शॉक है, तो सब में एक ही सिम्टम लागू होते हैं। टेकी के साथ में हाइपो, कूल एंड काम स्किन। लेकिन एक ऐसा शौक है इस धरती के ऊपर जो कि राजा को लगता है। नर्वस सिस्टम इज द राजा सिस्टम। राजा सिस्टम का शौक राजाओं वाला होता है। देखो, राजा और प्रजा में फर्क तो होगा ना। तो बॉडी की प्रजा को प्रॉब्लम होती है, हाइपोवोलीमिया, कार्डियोजेनिक, एनाफाइलेटिक, या प्रजा प्रॉब्लम। प्रजा की प्रॉब्लम अलग होती है, राजा की प्रॉब्लम अलग होती है कि नहीं है? कुछ लोग प्रजा वाली प्रॉब्लम वाले होते हैं, कुछ राजा वाली प्रॉब्लम। हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो राजा सिस्टम है, और राजा सिस्टम का शौक न्यूरोजेनिक शौक कहलाता है। न्यूरोजेनिक शॉक बाकी शॉक से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर हाइपोटेंशन के साथ में टेकी की जगह ब्रेडी होगा वहां पे। सो यहाँ पे न्यूरोजेनिक शॉक हमने यहाँ पे बोला है। तो न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है उसमें साहब टेकी की जगह क्या होगा? ब्रेडी होगा। टेकी की जगह क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। हाइपो वॉल्यूम डेफिनेटली रहेगा, शॉक है तो हाइपो तो रहेगा। तो ब्रेडी के साथ में हाइपो, और ब्रेडी होने का रीजन होता है वहां पे सिंपैथेटिक सप्रेशन। और जब सिंपैथेटिक सप्रेशन होता है तो स्किन के साइन में स्किन कूल होने की जगह ड्राई हो जाती है, और वार्म हो जाती है कूल होने की जगह, और ड्राई हो जाती है कामी होने की जगह। तो ड्राई और वार्म, सवाल ने ये पूछा है ड्राई और वार्म स्किन, साथ में पिंकिश स्किन हो गई, साथ में ब्रेडी के साथ में हाइपो है। तो डेफिनेटली ये कौन सा शॉक है? न्यूरोजेनिक शॉक। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये शॉक न्यूरोजेनिक शॉक कहलाता है। ब्रेडी के साथ में हाइपो, ड्राई और वार्म स्किन, दिस इज द न्यूरोजेनिक शॉक। डी इज द करेक्ट वन। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु वाज गिवन पेन मेडिकेशन बिफोर लिविंग द PSCU. Upon returning to her room, the patient states that she is experiencing pain and requested more pain medication. Which is the best action for the nurse to take? क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि एक पेशेंट है जो कि एक नर्स है जो केयर दे रही है एक पेशेंट को, जो कि पेन मेडिकेशन उसको दिया है रूम को छोड़ने से पहले, है ना, PSU को छोड़ने से पहले। जब रिटर्न हो रहा है मरीज रूम में, तो पेशेंट स्टेट करता है कि वह पेन का एक्सपीरियंसिंग कर रहा है और उसको और पेन की मेडिकेशन चाहिए। तो क्या बेस्ट एक्शन होगा फॉर द नर्स टू टेक? क्या एक्शन लेगी नर्स जब मरीज ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया? आपका क्या एक्शन होना चाहिए? फर्स्ट है, टेल द पेशेंट दैट शी मस्ट वेट 4 hours फॉर मोर पेन मेडिकेशन। उसको 4 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, अगर उसको पेन की मेडिकेशन चाहिए तो 4 घंटे और। गिव 1/2 ऑफ द ऑर्डर्ड एज नीडेड डोज। आधा, मतलब जितना ऑर्डर्ड है उसका आधा डोज दे दो। डॉक्यूमेंट द पेशेंट्स पेन, पेशेंट जो पेन की कंप्लेन कर रहा है उसको डॉक्यूमेंट करके रख दो। और नोटिफाई द प्रैक्टिशनर दैट द पेशेंट इज कंटिन्यूइंग टू एक्सपीरियंसिंग पेन। प्रैक्टिशनर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करेंगे कि मरीज को साहब लगातार दर्द हो रहा है,
उसके दर्द का कुछ इंतजाम करो। मरीज आया, पेन की कंप्लेन कर रहा है और दवाई चाहिए उसको, आप क्या करेंगे, क्या एक्शन होगा आपका? बेस्ट एक्शन यहाँ पे पूछा है, और बेस्ट एक्शन में सवाल ये कहना चाहता है कि आप 4 घंटे इंतजार करेंगे, आप आधा जो ऑर्डर डोज है उसका आधा देंगे, आप डॉक्यूमेंट कर देंगे पेन मेडिकेशन की, पेन को डॉक्यूमेंट करेंगे, या प्रैक्टिशनर को नोटिफाई करेंगे कि साहब उसको कंटिन्यू पेन एक्सपीरियंसिंग हो रहा है? फटाफट से जवाब लिखिएगा। देखिएगा, मरीज पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो आप मतलब ये कभी भी नहीं कर सकते कि जो पेन की दवाई मरीज इंतजार कर रहा है तो सर्जरी के बाद में हम 4 घंटे तक उसको इंतजार कराएंगे, दर्द की दवाई नहीं देंगे। ये एनपीओ वाली बात नहीं है कि 4 घंटे तक पानी नहीं पिलाएंगे। पेन की मेडिकेशन अगर पेन हो रहा है तो देनी पड़ेगी, आपको इंतजार नहीं करवाना है। तो ये तो खोटा जवाब है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और बिना प्रैक्टिशनर से डिस्कस किए हुए हम किसी भी डोज को वन हाफ नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर डोज जो है उसको अल्टर्ड नहीं कर सकते डोज को कि इतना दे देंगे या इतना दे देंगे, तो ये कभी भी नहीं है। जो ऑर्डर डोज है उसी के अनुसार हमें देना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट करने से दर्द कम नहीं होता है, दर्द को ठीक करने से कम होगा। तो ए बी और सी जो है वो मतलब सही क्वेश्चन, सही आंसर नहीं है, बिल्कुल खोटे हैं, ये लागू नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली डी यहाँ पे आंसर रहेगा। प्रैक्टिशनर जो है वो तुरंत नोटिफाई करेंगे कि मरीज पेन की कंप्लेन कर रहा है, कोई और नई मेडिकेशन ऑर्डर्ड की जाए, क्योंकि जो हमने दवाई दी है उस दवाई से पेन जो है उसको रिलीव नहीं आया है, तो कोई दूसरा मेडिकेशन ऑर्डर होगा वो हम देंगे और उसके पेन को रिलीव कराएंगे। तो डेफिनेटली डी पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन वाला एक इंपॉर्टेंट जो है एक्शन लिया जाएगा, जिसमें मरीज जो है उसको नोटिफाई करेंगे प्रैक्टिशनरों को कि वो मरीज को पेन हो रहा है, तो उसको पेन की मेडिकेशन जो है उसको बदल के देने की जरूरत लग रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगेन वही पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव फेज में है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उसकी डाइट जो है एडवांस इज डाइट एज टॉलरेटेड, डाइट में आ गया है वो, अब डाइट को टॉलरेट कर सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी। द पेशेंट हैज टॉलरेट आइस चिप, आइस चिप को वो टॉलरेट कर रहा है, क्लियर लिक्विड को वो टॉलरेट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मरीज जो है ले सकता है? मतलब पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में है, अब वो एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी, आइस चिप और क्लियर लिक्विड को तो उसने टॉलरेट कर दिया, आपने पिला के देखा तो उस मरीज को कोई वॉमिटिंग या ऐसा कुछ नोजिया वगैरह नहीं हुआ, तो आपने कहा ये तो टॉलरेट कर रहा है। तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? आप फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, फुल लिक्विड डाइट देंगे, जनरल डाइट देंगे, या सॉफ्ट डाइट दे देंगे? आइस चिप और क्लियर लिक्विड उसने एक्सेप्ट कर लिया, अगली डाइट कौन सी रहेगी आइस चिप और क्लियर लिक्विड के बाद में? फ्लूइड, फुल लिक्विड, जनरल डाइट, या सॉफ्ट डाइट? फटाफट से जवाब लिखिएगा। नेक्स्ट एक्शन आफ्टर ए क्लियर लिक्विड डाइट एंड आइस चिप्स, नेक्स्ट हमारा जोर किस डाइट पे रहना चाहिए? ये सॉफ्ट डाइट खोटा है, डी बिल्कुल करेक्ट, रॉन्ग आंसर है, खोटा जवाब है। देखिएगा, जब मरीज क्लियर लिक्विड ले रहा है तो उसके जो न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है चीजें, जो क्लियर लिक्विड है वो न्यूट्रिशनली इनएडिक्वेट होता है, लेकिन इरिटेट कम करता है स्टोमक को। न्यूट्रिशन तो नहीं होता लेकिन स्टोमक को इरिटेट नहीं करता है। तो जो क्लियर लिक्विड ले रहा है उस मरीज की अगली डाइट जो होती है वो फुल लिक्विड होती है ना। जिसने क्लियर लिक्विड ले लिया अगली डाइट है फुल लिक्विड, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर लिक्विड के बाद में अगली डाइट होती है फुल लिक्विड डाइट, है ना, जिसमें ब्लेंड और प्रोटीन फूड जो है वो ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में आती है सॉफ्ट डाइट, ये फुल लिक्विड के बाद में आएगी सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट जो है वो फुल लिक्विड के बाद में आती है, और हम वहां पे ओमिट करते हैं फूड और हार्ड च्यू करने वाले या जो डाइजेस्ट बड़ी मुश्किल से होते हैं उनको हटाते हैं, उस डाइट को सॉफ्ट डाइट कहते हैं। और रेगुलर या जनरल डाइट जो है सी ऑप्शन के अंदर, वो अभी मतलब वो डाइट यहाँ पे अभी नहीं है, अगला स्टेप ये नहीं है, तो ये बाद की बात है। और फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन तो करना ही नहीं है, उसको तो देना है। वो तो तब होता है जब कोई मरीज रीनल सीकेडी का होता है, क्रोनिक रीनल डिजीज, या किसी मरीज को हार्ट फेलियर होता है, ऐसे मरीजों को फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना है। ये तो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में रेस्ट्रिक्शन तो बनता ही नहीं है, जनरल डाइट बहुत बाद की बात है। तो लिक्विड के बाद में, क्लियर लिक्विड के बाद में फुल लिक्विड, उसके बाद में सॉफ्ट, और उसके बाद में जनरल डाइट का, नॉर्मल डाइट का नंबर लगता है। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? बी, ए फुल लिक्विड डाइट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का क्लिनिकल फीचर यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन है वार्मथ, पेन इन लेग, एडिमा इन लेग, टेंडरनेस इन लेग। इजी क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है?
क्लिनिकल फीचर पूछा आपको, और किसका क्लिनिकल फीचर पूछा है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, इसको हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। उसका क्लिनिकल साइन आपको पूछा है। क्या क्लिनिकल साइन होता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का? गर्म होता है एरिया, लेग में पेन होता है, दर्द होता है, एडिमा होता है लेग में, या टेंडरनेस रहती है लेग में। क्या क्लिनिकल फीचर होता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का? फटाफट से जवाब लिखिएगा। वेरी गुड। कुछ लोग वार्मथ बोल रहे हैं, कुछ लोग पेन इन द लेग, अच्छा एडिमा भी बोला है कुछ लोगों ने, टेंडरनेस भी बोला है कुछ लोगों ने। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस टिस वर्ड फॉर इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन जो है उसका क्लिनिकल साइन पूछा है। जब भी इन्फ्लामेशन होता है वेन का, तो जो एरिया होता है इन्फ्लामेटरी एरिया, वो रेड हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, वहां पे टेंडरनेस हो जाती है, वहां पे एडिमा हो जाता है, और वहां पे पेन होता है। रेड, वार्म, टेंडर, पेन, एडिमा, वार्म, पेन, एडिमा, टेंडर। बी कॉन्फिडेंट। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कॉन्फिडेंट होइए, कॉन्फिडेंट। किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि चारों चारों सही है, किसी ने जवाब नहीं दिया। एक ऑप्शन और है, एक ऑप्शन और है, ऑल ऑफ दी अबव। आपने बोला नहीं सर ई ऑप्शन लेके आओ, ऑल ऑफ दी अबव। ई, कभी कभी जिंदगी में पांचवा ऑप्शन होता है। देखो, नहीं चाहते हुए भी लाइफ में कभी कभी आपके सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, तब ऑप्शन क्रिएट करना पड़ता है। चार ऑप्शन, चारों ही नहीं है, क्योंकि चारों ही होते हैं तो पांचवा क्रिएट करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है साहब। जिंदगी में सिचुएशन ही ऐसी है जिसमें पांचवा ऑप्शन क्रिएट करना मजबूरी बन गया आपका, क्योंकि चारों ऑप्शन सही है। जब चारों सही है तो पांचवा क्रिएट करना पड़ेगा ना। ऐसे लाइफ में भी ऐसे लाइफ लेसन होते हैं कि कभी कभी लाइफ में ऐसे स्टेप होते हैं जब आपको एक नया स्टेप क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे हमने क्रिएट किया, पांचवा ऑप्शन करना पड़ेगा क्योंकि चारों ही सही है, तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो बी कॉन्फिडेंट। आई वांट्स कि जो भी स्टूडेंट मुझे सुने, इन चीजों को सुने, उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप के ऊपर कि यस, आई, अगर मैंने कहा है तो ये सही है। बी कॉन्फिडेंट, अपने आप पे विश्वास करिए, अपने माता पिता पे विश्वास करिए, अपने मेंटर पे विश्वास करिए, अपने गुरु पे विश्वास करिए, और ये जिस दिन आपको हो गया, वो बिलीव सिस्टम आपको जिंदगी में सफलता दिलाएगा। तो बी कॉन्फिडेंट, मूव फॉरवर्ड। शेयर करना ना भूले, स्टेटस पे लगाए, ग्रुप्स में शेयर करे, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए। आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, मैक्सिमम लोगों को शेयरिंग किया, और करिए ताकि इस तरीके का कंटेंट मैक्सिमम लोग फायदा उठा पाए। बार बार ये चीज मैं दोहराऊंगा आपको, ताकि आप लोग भूले नहीं कि ऐसा भी कुछ करना होता है। और कुछ लोगों ने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया है, उसको लाइक बटन को प्रेस जरूर कर दीजिए। आगे लेके चलता हूं। अमंग दीज विच शुड नॉट बी डू ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट के समय कौन सी चीज नहीं करनी होती है? अगर किसी मरीज को कार्डियक अरेस्ट हुआ तो कौन सी चीज शुड नॉट बी डू? कार्डियक अरेस्ट में क्या नहीं करे? ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग, कार्डियक कंप्रेशन, मैसिव आईवी इन्फ्यूजन, ऑक्सीजन थेरेपी। मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो गया, कौन सी चीज नहीं करेंगे? नॉट टू डू, नॉट टू डू, नहीं करने वाली चीज। डेफिनेटली कार्डियक अरेस्ट होता है, सिक्रीशन से अगर एरिया में तो सक्शन करते हैं अपन, ऑक्सीजन लगाते हैं और चेस्ट कंप्रेशन देते हैं कार्डियक अरेस्ट के मरीज में। मैसिव आईवी फ्लूइड, वेरी गुड, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये करने का कोई मतलब नहीं है, मैसिव आईवी फ्लूइड कार्डियक अरेस्ट में कोई रोल नहीं है इसका। तो मैसिव आईवी फ्लूइड कार्डियक अरेस्ट वाले मरीज में देने से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। On the first day after thoracotomy, the nurse's assessment of the patient revealed a temperature of 100 degree, heart rate 96 and blood pressure 136/86. टेम्परेचर शो थोड़ा ज्यादा है, हार्ट रेट 96 थोड़ी ज्यादा है, और ब्लड प्रेशर 136/86 है। सेलो रेस्पिरेशन है जो 24 ब्रेथ पर मिनट है। विद रोंकाई हर्ड एट दी लंग बेस पे रोंकाई सुनाई दे रहे हैं। द पेशेंट कंप्लेन ऑफ इंसीजनल पेन, इंसीजनल पेन की कंप्लेन कर रहा है। विच नर्सिंग एक्शन टेक प्रायोरिटी, कौन सा नर्सिंग एक्शन जो है वो प्रायोरिटी पे रहेगा यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन है मेडिकेटिंग द पेशेंट फॉर पेन, दर्द की दवाई देंगे मरीज को। हेल्पिंग द पेशेंट आउट ऑफ बेड, मरीज को बेड से बाहर निकालेंगे। आइबुप्रोफेन जो फीवर को रिड्यूस करता है वो एडमिनिस्टर करेंगे। एनकरेज करेंगे मरीज को कॉप और डीप ब्रेथ के लिए। क्या चीज आप करेंगे वहां पे? जो मरीज 100 है, टेम्परेचर, हार्ट रेट 96 है, ब्लड प्रेशर 136/86 है, सेलो रेस्पिरेशन है, रोंकाई है लंग के बेस में, और पेशेंट कंप्लेन कर रहा है इंसीजनल पेन की, ये कंप्लेन कर रहा है, क्या नर्सिंग एक्शन प्रायोरिटी पे रहेगा?
पेन का दवाई देंगे, बेड से आउट करेंगे, आइबुप्रोफेन देंगे फीवर को कम करने के लिए, और पेशेंट को कफिंग और डीप ब्रीदिंग के लिए एनकरेज करेंगे। फटाफट से जवाब लिखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोगों ने ठीक जवाब लिखे हैं, कुछ लोगों ने बिल्कुल खोटे जवाब भी लिखे हैं। वेरी गुड। देखिएगा, कुछ लोगों ने डीप ब्रीदिंग कराई है, मरीज दर्द से जूझ रहा है, बोले दर्द हो रहा है, बोले कि सांस की कसरत करो। कोई भी मरीज जब तक कंफर्टेबल नहीं होगा तब तक सांस की कसरत नहीं करेगा। डी खोटा जवाब है। फीवर कम करने के लिए आइबुप्रोफेन, लेकिन प्रॉब्लम आइबुप्रोफेन नहीं है, उसको फीवर 100 डिग्री टेम्परेचर जरूर है, लेकिन उसका रीजन उसका इंसिजनल पेन है। प्रॉब्लम का इलाज करना है और दर्द हो रहा है मरीज को, तो पेन की मेडिकेशन मरीज को देंगे। हालांकि आइबुप्रोफेन भी एक एनाल्जेसिक है, पर यहाँ पे इसने आगे लिखा कि फीवर को रिड्यूस करना है, तो ये अपना एक्शन नहीं, हम रिड्यूस नहीं करना चाहते फीवर को, इसलिए खोटा है। आइबुप्रोफेन गलत दवाई नहीं है, लेकिन फीवर कम करना हमारी प्रायोरिटी नहीं है, और मरीज को बेड से बाहर निकालना कोई इसका इलाज नहीं है। हमें दर्द कम करना है, प्रॉब्लम दर्द की है। अगर आप दर्द को ठीक कर देंगे, मरीज कंफर्टेबल हो जाएगा, तो ये दूसरी चीजों के लिए उसमें एनर्जी और स्टेमिना रहेगा, और वो अदर चीजें भी करेगा, लाइक वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करेगा और बेड से आउट भी हो सकेगा, वो सब चीजें कर पाएगा। लेकिन जब तक दर्द होगा तब तक कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब रहेगा ए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज की इस वीडियो सेक्शन में। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने, तो मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो की अप्रोच कराए, मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करिए, अपने व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करिए, अपने पेजेस के अंदर, अपने फेसबुक पे प्लीज शेयर इट, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए। ये कंटेंट उन सब लोगों तक पहुंचाइए जिनको इस चीज की जरूरत है। अगर आप इस ये कर पाएंगे तो आप वास्तव में सारथी बन पाएंगे, और जो लोग जो सारथी बनते हैं उनका तो भला होता ही है, वो कई लोगों के खुशी का कारण बनते हैं, उनके घर के अंदर रोशनी या एक चमक जो सफलता की रहती है वो बिखेरने में एक हेल्पिंग हैंड बनते हैं, इनडायरेक्टली बनते हैं। तो बन के देखिएगा और करके देखिएगा एक बार, बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं दोबारा कल ठीक इसी समय एक नई एनर्जी, एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।